बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं एमके प्रिपरेशन ने फ़िज़िक्स से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं, सीट्स हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, उनकी फ़िज़िक्स से रिलेटेड जितनी भी सीट्स हैं उनकी तैयारी के लिए फ़िज़िक्स की एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। आज हम उस लेक्चर सीरीज़ के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। तो इसके अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर सॉलिड्स की टाइप्स, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इलास्टिक कांस्टेंट्स, उसके बाद इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल, एनर्जी बैंड थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इंसुलेटर, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है, सेमीकंडक्टर्स की क्या टाइप्स होती है, सुपर कंडक्टर्स किसको कहते हैं, और उसके बाद आ जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल की क्या होती हैं और किस तरह डोमेन थ्योरी काम करती है, स्टैटिस्टिक्स लूप क्या होता है और किसी स्ट्रक्चर का सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिट सेल, क्रिस्टल और लैटिस, 7 क्रिस्टल सिस्टम, मिलर इंडिसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं जो एक बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट की जो बेसिक्स हैं वो सारी की सारी आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड और उसकी टाइप की। एज वी ऑल नो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड जो है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं। आप उसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप वो कंटेन कर लेता है और उसकी जो फोर्सेस हैं वो कंपैरेटिवली वीक होती हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड। बट सॉलिड की बात करें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी हाई होती है, शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। अब सॉलिड की 4 टाइप्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड है जो शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होता है। एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर ये शॉर्ट रेंज भी ऑर्डर्ड होता है और लॉन्ग रेंज भी, जैसे कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ये भी ऑर्डर्ड है और फिर ये स्ट्रक्चर्स थ्रू आउट द मटेरियल जो है वो भी ऑर्डर्ड है। उसके बाद अमॉर्फियस सॉलिड, अमॉर्फियस ये डिसऑर्डर्ड फ्रोजन स्ट्रक्चर्स हैं, ये शॉर्ट रेंज जो है वो अरेंज होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी लाइंस, थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो अरेंज्ड है और वो सारे अपनी जगह पर ऐसे हैं जैसे जमे हुए हैं। देन आ जाता है ये पॉलीमेरिक सॉलिड, ये पोरली ऑर्डर्ड होते हैं बट लॉन्ग चेन्स होती हैं, लंबी लंबी चेन्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की, उनको हम पॉलीमेरिक सॉलिड कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है क्रिस्टलाइन क्रिस्टल लैटिस, जिसमें 3 डिमेंशनल रिपीटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होकर 3 डिमेंशनल जो मटेरियल है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। तो उसको डिस्कस करने पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रेस क्या होता है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, किसी भी तरह से कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल सिस्टम से, तो उसकी जो शेप, वॉल्यूम, लेंथ में जो चेंज आ जाता है उसको हम वो जो फोर्स है जो ये चेंज प्रोड्यूस करती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स विच प्रोड्यूस द चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेस। और इसका जो फॉर्मूला है उसको हम फोर्स ओवर एरिया से डिनोट करते हैं। अब इसकी 3 टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में जो चेंज है वो लेंथ में चेंज आ जाए उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए तो उसको हम जो वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाए तो उसको हम शीयर स्ट्रेस कहते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर आप देखें लेंथ जो है वो चेंज हो रही है इसकी एक्सटेंशन से और कंप्रेशन से, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस की एग्जांपल है। इस तरह ये शीयर स्ट्रेस की एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि उसकी जो शेप है वो चेंज कर दी गई है इन दोनों में, और ये जो उसकी रोटेशन है उससे भी उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमारे पास आ जाती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है कि स्ट्रेस के अप्लाई करने से जो डिफॉर्मेशन हुई है वो कितनी हुई है उसकी मेजरमेंट को हम स्ट्रेन कहते हैं। मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, कि जब स्ट्रेस अप्लाई की जाए तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन हुई है उसकी मेजरमेंट को हम स्ट्रेन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर हम लेंथ की बात करें तो कि जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको हम उसकी जो चेंज है उसके साथ डिवाइड कर दें तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अब अगर ये मेजरमेंट हो चेंज इन लेंथ में इसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस में हो तो हम कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे, और अगर चेंज इन वॉल्यूम हम मेजर कर रहे हैं तो उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। इस तरह अगर शेप की बात करें तो उसको हम शीयर स्ट्रेन कहते हैं। अब सिमिलरली इनके फार्मूलाज भी गिवन है, उनके एरिया, अगर वो एरिया में चेंज है तो उसका फार्मूला जो डेल्टा ए ओवर ए है, वॉल्यूम में चेंज है डेल्टा वी ओवर वी है।
तो जिस तरह की स्ट्रेस है उसी तरह की उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी और उसी हिसाब से उनकी जो फॉर्मुलेशन होगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इलास्टिक लिमिट में रहते हुए उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसमें पैदा होने वाली स्ट्रेन उस स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशियो है उसको हम क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन के इलास्टिक लिमिट में रहते हुए जो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, वो जितनी स्ट्रेस लग रही है उतनी ही उसके अंदर स्ट्रेन जो वो प्रोड्यूस हो रही है। ये आपस में एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स की। जैसे हम पीछे बात कर चुके हुए कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो होती है उसको हम इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये असल में स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो कहलाती है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली तीन तरह के हैं: यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या है? रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। कि लेंथ के अंदर अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से लेंथ के अंदर चेंज आ रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो होगी उसको वाई से इंडिकेट करते हैं और उसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। और अगर 3D चेंज आ रहा हो तो उसको हम, यानी कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के जरिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुई हो, प्रोड्यूस हुई हो, तो उसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। और तीसरी और लास्ट स्टेप इसकी है रेशियो बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन, इसको हम शेयर मॉडुलस कहते हैं और उसको G से इंडिकेट किया जाता है। तो ये तीन थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके जी, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर किसी मटेरियल पर स्ट्रेस लगाई जाए तो उसका बिहेवियर क्या होता है, वो किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कर्व दी गई है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है एक डक्टाइल वायर की, जिसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल वायर के मशीन के जरिए जो एक्सपैंड करके ये उसकी स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाई गई है। तो यहाँ पर ये जो पहला रीजन हमारे पास OA, ये जो हमारे पास पहला रीजन है, इसकी अगर हम बात करें तो ये वो रीजन है जहां पर हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई होता है और जितनी उसके ऊपर स्ट्रेस लग रही है उतनी ही स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हो रही है। और अगर इस रीजन के अंदर रहते हुए अगर हम स्ट्रेस को हटाएं तो मटेरियल जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। अब उसके बाद ये जो सेकंड फेज आता है A से B तक का, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। अब इस फेज के अंदर भी मटेरियल बेंड तो हो जाता है बट यहां तक भी वो अभी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है, यहां तक वो अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर मौजूद है। अगर यहां पर भी स्ट्रेस को हटा लिया जाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो वापस आ सकता है। ये वही रीजन है जहां पर ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है अपनी लिनियरिटी को छोड़ना शुरू कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन आ जाता है हमारे पास प्लास्टिसिटी। ये जो रीजन है B to C, ये वो रीजन है जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंटली जो है वो डिफॉर्म हो जाता है बट अपनी जो ब्रेक पॉइंट है उसके अंदर रहता है। यानी कि यहां पर अगर हम स्ट्रेस को हटा लें तो ऑब्जेक्ट ब्रेक डाउन नहीं होगा बट डिफॉर्म हो जाएगा। और ये वो एरिया है, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बियर कर सकता है। ये उसकी मैक्सिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये वो रेंज है। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट पर मजीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इस एरिया को हम ब्रेकडाउन एरिया कहते हैं। यहां पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो टूट जाता है, वो ब्रेकडाउन हो जाता है और परमानेंटली डैमेज हो जाता है और इस एरिया को हम ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं। अब इसी कर्व की बेस पर हम जो डक्टाइल और ब्रिटिलिटी जो प्रॉपर्टी है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जो डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जो इलास्टिक से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाते हैं, इलास्टिक के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज में जाते हैं, उसको हम जो वो डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकडाउन मटेरियल में चले जाते हैं, जैसे ग्लास वगैरह है, वो इलास्टिसिटी के पीरियड में जाते ही नहीं है क्योंकि उनमें बेंडिंग की जो है वो कैपेसिटी नहीं होती, वो इलास्टिसिटी से डायरेक्ट ब्रेकडाउन की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह के मटेरियल जो है वो ब्रिटल मटेरियल कहलाते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी की। एनर्जी बैंड थ्योरी
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब बहुत सारे एटम्स को एक दूसरे के करीब लाया जाता है, कोई लैटिस बनाने के लिए, कोई मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जब बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे के रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वो जो उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बहुत सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें स्प्लिट हो जाते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। और ये जो स्प्लिट हुए हुए एनर्जी लेवल्स हैं ये मिलकर आपस में एनर्जी बैंड्स बनाते हैं। ये एनर्जी बैंड जो है वो डिस्क्रीट और क्लोजली पैक्ड होते हैं, एनर्जी फॉर्म होते हैं, और यही वो परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स होती हैं जहां पर जो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर देखा, ये जो हमारे पास बैंड बनते हैं ये बेसिकली 3 तरह के बैंड बनते हैं। उनमें पहला जो है वो फॉरबिडन बैंड, फर्स्ट जो टाइप है उसको हम फॉरबिडन बैंड या बैंड गैप कहते हैं। ये असल में फॉरबिडन एनर्जी गैप्स होते हैं जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ये एनर्जी स्टेट्स बिल्कुल एम्प्टी होती हैं, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, इसलिए इसको फॉरबिडन बैंड या बैंड गैप कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड क्या होता है? एज वी ऑल नो कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है हम उसको वैलेंस जो ऑर्बिट कहते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वो एनर्जी बैंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं उनको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी बैंड में पाए जाते हैं उनको हम वैलेंस जो बैंड है वो कहते हैं। ये फुल पार्शली भी फिल हो सकता है और फुली फिल भी हो सकता है, बट ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। उसके बाद लास्ट हमारे पास टाइप जो बैंड के, दैट इज अ कंडक्शन बैंड, जो वैलेंस बैंड के ऊपर, वैलेंस बैंड से आगे वाला जो बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, हम उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। इसी बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ये डिसाइड होता है कि कोई जो मटेरियल है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। यहीं पर जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो कंडक्ट होता है। ये फिल भी हो सकता है, पार्शियल फिल भी हो सकता है और एम्प्टी भी हो सकता है। सिर्फ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉरबिडन बैंड के अंदर चूंकि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते और उससे नीचे वाले जो बैंड्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। सिर्फ वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स और जो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में हिस्सा लेते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के लिहाज से मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दैट इज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एक बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है। बहुत बड़ा जो एनर्जी गैप होता है इस तरह के मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं, और इनका जो वैलेंस बैंड है वो फिल होता है, बट उनके दरमियान जो बैंड गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान वो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद दूसरी जो टाइप है दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो बैंड गैप है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि उसमें समहाउ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जा सकते हैं, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वो हो सकती है इनका जो बैंड है वो कम होने की वजह से। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है हमारे पास कंडक्टर की। इसके अंदर वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और टाइटली ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मटेरियल्स के अंदर जो कंडक्शन बैंड के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स आ जाती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म होते हैं मटेरियल की और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स के अगेंस्ट बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में इक्वल होते हैं, चार्ज कैरियर्स दोनों इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में बराबर होते हैं, और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर इनके हल्के से इलेक्ट्रिकल वेरिएशन जो है वो इनके बिहेवियर को वेरी कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जिनको किसी सूटेबल मटेरियल के साथ डोप करके बनाया जाता है, उनकी जो एज ए इम्प्योरिटी कोई सूटेबल मटेरियल उसके अंदर डाला जाता है, और इस तरह के मटेरियल्स को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसके अंदर जो डोपिंग की रेशियो होती है 1 to 10 power 6 आइटम्स, इनके 10 power 6 एटम ओरिजिनल के अंदर हम एक जो है वो डॉप्ड आइटम या एक्सटर्नल जो मटेरियल है उसके एटम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब इस एक्सटर्नल डोपिंग की बेस पर इसकी मजीद आगे दो कैटेगरीज हैं। अगर हम इसको पेंटावेलेंट एलिमेंट के साथ डोप करवाएं तो इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, और अगर हम इसको किसी ट्राइवेलेंट एलिमेंट के साथ डोप करवाएं तो इस किस्म के जो सेमीकंडक्टर हैं उनको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब पी टाइप के अंदर जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जबकि एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। और सुपरकंडक्टर्स की बात करें, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाके, और उस सर्टेन टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। मतलब ऐसे मटेरियल जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाके उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो फॉल कर जाए 0 पर, उनको हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ओके जी, अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो किस तरह से होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके जरिए एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और जब ये कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो है वो जनरेट होता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाता है, और रिजल्ट में एज ए रिजल्ट उसके पीछे एक वैकेंसी छूट जाती है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ये वैकेंसी अट्रैक्ट करती है अपनी नियर बाय इलेक्ट्रॉन को। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जंप करता है तो यहां पर अगेन एक वैलेंसी क्रिएट हो जाती है। इस तरह नीचे से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करता है और एज ए रिजल्ट एक वैकेंसी क्रिएट होती है, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक से दूसरे से तीसरे लेवल पर जंप करता रहता है और अपने पीछे एक वैकेंसी क्रिएट करता है, और वो वैकेंसी अगेन नेक्स्ट जो एटम है उसको अट्रैक्ट करता है कि वो उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको रिलीज करे, और इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो कंडक्ट होता है। बैटरीज जो अमूमन बैटरीज हैं या सेल हैं उनके अंदर भी इसी प्रोसेस के तहत जो है वो करंट फ्लो करता है, जिसके नतीजे में इस प्रोसेस के नतीजे में वो थोड़ा सा हीट अप हो जाते हैं, टेम्परेचर जनरेट हो जाता है उनके अंदर। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तरफ, किसी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तरफ। अब यहां पर जो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल की बात अगर हम करें, यार अच्छा, जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, कि एक मटेरियल के अंदर जो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर है उसका ओरिजिन क्या होता है, तो एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है इसका सबसे पहला जो आइडिया है वो अम्पेयर जो साइंटिस्ट था उसने जो वो कॉइन किया था, बट एट दैट टाइम एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, इस वजह से इस आइडिया को ज़्यादा तकवीयत नहीं मिली थी। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी मटेरियल का वो असल में मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से है। उसका जो मैग्नेटिक मटेरियल हर एक एटम का है वो एक बार मैग्नेट के तौर पर काम करता है, यानी कि एक जो एटम है उसके अंदर मौजूद कोई ऐसा स्ट्रक्चर है या ऐसी मोशन या मूवमेंट है जिसकी वजह से उसका जो उस एटम का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर आता है। बट चूंकि एट दैट टाइम जो इंटरनल स्ट्रक्चर था एटम का, अभी ये नहीं पता था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जब वो रिवॉल्व करते हैं और उस मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, इस वजह से एट दैट टाइम ये जो आइडिया था वो इतना फेमस नहीं हो सका था। बट लेटर ऑन जब एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ तो ये आइडिया जो है वो करेक्ट साबित हुआ।
तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाता है तो उसकी ये मोशन एक छोटा सा स्मॉल करंट प्रोड्यूस कर रही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन ही एक्चुअली करंट कहलाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के गिर्द अराउंड चक्कर लगाता है तो उसकी ये मोशन एक स्मॉल करंट जो वो प्रोड्यूस करती है, और यही स्मॉल करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का बायस बनता है, और वो एक एटम एक इंडिविजुअल डाइपोल मैग्नेट के तौर पर काम करता है। एटम साइज जो लूप बनता है करंट का, और वो उस एटम साइज जो लूप है करंट का, उस एटम को एक डाइपोल मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहां पर अगेन एक बहस शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन की मोशन से, कि इलेक्ट्रॉन की मोशन दो तरह से होती है, ये स्पिन मोशन भी होती है और ऑर्बिटल मोशन भी होती है, जो कि लेटर ऑन मजीद इसकी जो डिस्कशंस है वो हम देखेंगे किस तरह उसकी जो सर्कुलर मोशन और स्पिन मोशन डिफर करती है उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के साथ। ओके जी, अब इस डिस्कवरी के साथ कि उसके जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो किसी मटेरियल के मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक होने में बड़ा किरदार अदा करती है। मैग्नेटिक मटेरियल की 4 टाइप्स जो है वो बनाई गई हैं, और उनमें सबसे पहली आ जाती है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें ऑर्बिटल और स्पिन जो उसकी मोशन है इलेक्ट्रॉन की, वो एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि एक जो मैग्नेट एक टाइनी जो एटम है वो एक टाइनी मैग्नेट बन जाता है। इस तरह के मटेरियल जो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, जैसे कि प्लैटिनियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, टिन वगैरह हैं। उसके बाद आ जाता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल में ऑर्बिटल और स्पिन फील्ड जो वो एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट नहीं करते, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, और एज ए रिजल्ट उनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है। इस तरह के मटेरियल्स को हम डायमैग्नेटिक कहते हैं, जैसे कि कॉपर, मरकरी, बिस्मथ, जिंक वगैरह। उसके बाद हमारे पास जाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्चुअली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। इनके एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है स्पिन और ऑर्बिटल वो एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल जो वो प्रोड्यूस होता है, और इस तरह के मटेरियल को हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, गोल्डनियम, अर्बियम वगैरह। चौथी जो इसकी टाइप है मैग्नेटिक मटेरियल की, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो खुद तो मैग्नेट नहीं होते, बट जब उनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह के मटेरियल्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। ओके जी, अब अगर मैग्नेटिक मटेरियल की हम बात करें तो उसके लिए डोमेन थ्योरी को समझना बहुत जरूरी होगा। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन असल में किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कोई ऐसा एक छोटा सा एरिया होता है जिसके अंदर मौजूद एटम्स के तमाम जो स्पिन और ऑर्बिटल जो मोशन है वो इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है कि उन सब के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। इन विच इलेक्ट्रॉन स्पिन इज पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड अ डोमेन। यानी कि जो स्पिन मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और एज अ रिजल्ट उस टाइनी एरिया के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो एक यूनिक साइड पर चली जाती है। ये डोमेन जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक साइज की होती हैं, और एक डोमेन के अंदर ऑलमोस्ट दिस रेंज ऑफ आइटम्स 10, 12 to 10, 16 एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं एक डोमेन के अंदर। अब अगर हम इस सारी डोमेन को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स हैं और सबकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, तो अगर हम इस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये सारी की सारी डोमेन एक दूसरे को अलाइन कर लेती हैं, और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सारों का एक तरफ हो जाता है। इस सिचुएशन को हम किसी मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन करना कहते हैं। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो असल में हम क्या करते हैं कि हम उस मटेरियल को किसी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो वो सारी की सारी डोमेन एक साइड को अलाइन करती है, वो इटसेल्फ मटेरियल जो वो मैग्नेट बन जाता है। अब इस डोमेन अलाइनमेंट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट भी होता है।
थोड़े बहुत टेम्परेचर तक, ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो है जैसे रूम टेम्परेचर है या थोड़ा बहुत इससे ऊपर जो टेम्परेचर है वो इनकी अलाइनमेंट पे कोई फर्क नहीं डालता। लेकिन जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो हाई टेम्परेचर जो है वो मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन को लूज करने का बाइस बनता है कि अगर हम उसको ज्यादा गर्म कर दें तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल की वो लूज हो जाती हैं। उसका क्यूरी टेम्परेचर असल में वो टेम्परेचर है जिस पर कोई मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज करता है, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद दो तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स की भी आगे दो कैटेगरीज की गई हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर डोमेन्स को अलाइन करना इंतहाई आसान होता है। वो थोड़े से भी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से तो उसकी जो डोमेन्स है वो अलाइन हो जाती हैं, बट जितनी आसानी से वो अलाइन हो जाती है उतनी ही आसानी से उनकी अलाइनमेंट खराब भी हो जाती है। इसी तरह हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके डोमेन को अलाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब वो अलाइन हो जाए तो वो परमानेंटली अलाइंड रहती हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसको प्रोड्यूस करती हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एक लूप है जिसको हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। ये असल में जो मैग्नेटाइजिंग करंट है और मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके दरमियान एक ग्राफ है, और इसमें चूंकि जो करंट है वो लैग करता है मैग्नेटाइजेशन को, इसलिए इसको हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। और इस लूप से पता चलता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो लेट्स सी कि किस तरह ये लूप काम करता है। ये हमारे पास सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक करंट की कर्व है। हम इलेक्ट्रिक करंट को सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचाते हैं जहां तक कोई मटेरियल जो है वो फुली मैग्नेटाइज हो जाता है। उसके बाद हम करंट को जो है वो जीरो कर देते हैं। अब जिस तरह हम करंट को हटाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को रिमूव करते हैं, तो वैसे वैसे ही मैग्नेटाइजेशन जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। बट एट दिस पॉइंट, इस जगह पर आके यू कैन सी कि यहां पर मैग्नेटाइज जो करंट है वो तो जीरो हो चुका हुआ है, बट मैग्नेटाइजेशन अभी तक जीरो नहीं हुई। यू कैन सी दिस लैग, ड्यू टू दिस लैग हम इसको हिस्टैरिसीस कहते हैं। और ये जो इसके मैग्नेट फील्ड है, इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो ड्रॉप करती रहती है, और एक सर्टेन पॉइंट पर आके, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रूसिविटी, और इस पॉइंट पर आके आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल तो जीरो हो चुका है बट करंट की वैल्यू स्टिल मौजूद है, करंट जीरो नहीं है। अब इसी तरह दूसरी डायरेक्शन में अगर हम जो दूसरा साइकिल है उल्ट साइकिल इसका चलाते हैं तो अगेन हम सैचुरेशन पॉइंट तक करंट को लेके जाते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल करंट को हटाया जाता है तो करंट तो जीरो हो जाता है एट दिस पॉइंट, बट मैग्नेटाइजेशन इसकी जीरो नहीं हुई, और ये अगेन यहां पर जाकर इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है। उसको कंप्लीट कर दें तो ये हमारे पास एक लूप बन जाता है। इस लूप को हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं, जो हमें ये बताता है कि किस तरह से जो एनर्जी रिक्वायर्ड है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के, किस तरह जो करंट है वो लैग करता है उसकी मैग्नेटाइजेशन को। तो ये लूप हमें उसको एक्सप्लेन करता है, और इस लूप को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। अब इसके अंदर जो एरिया इस ग्राफ के अंदर जो सारे का सारा एरिया है वो असल में इसकी एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है। जितनी ये लूप ज्यादा चौड़ी होगी उसका मतलब ये कि उसको उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए। जितना इसका एरिया कम होगा उसका मतलब इसको उतनी ही कम एनर्जी चाहिए मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइज करने के लिए। इसलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड की। तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को पढ़ने से पहले उसकी जो बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी यूनिट सेल। एक यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल होता है जो इस्तेमाल किया जाता है किसी इंटायर क्रिस्टल को बनाने के लिए। क्या हम एक स्मॉल सिस्टम को, स्मॉल स्ट्रक्चर को लेकर इसको बार बार रिपीट करके हम पूरा क्रिस्टल लैटिस जो वो बना सकते हैं। उसके बाद लैटिस क्या है? पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम्स की। एक क्रिस्टल के अंदर लैटिस पॉइंट क्या है? इन एटम्स की जो लोकेशन है उसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। और इंटरफेशियल एंगल्स अल्फा बीटा गैमा होते हैं इन फेसेस के दरमियान। जिस तरह एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, तो इन फेसेस के दरमियान ये जो एंगल्स हैं इनको हम अल्फा बीटा और गैमा कहते हैं। उसके बाद लैटिस पैरामीटर, असल में ये डिस्टेंस है, ये वाला दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उनको हम लैटिस पैरामीटर कहते हैं।
ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो हम 7 तरह के जो क्रिस्टल्स हैं उनके टाइप पढ़ते हैं, उनमें से सबसे पहले नंबर पर हमारे पास क्यूबिक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि तीनों एंगल जो वो 90 डिग्री के हैं और इनके जो लैटिस पैरामीटर हैं वो भी तीनों आपस में बराबर हैं। उसके बाद टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल में आप देख सकते हैं कि ए और बी बराबर है, बट बी सी के बराबर नहीं है और तीनों एंगल जो है वो 90 के हैं। सेम इज मोनोक्लिनिक और इसी तरह ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइगोनल। ये 7 तरह के जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिनके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सब के जो लैटिस पैरामीटर डिफरेंट है, इनके जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं, जो अब तक के जो तमाम क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनकी शेप और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। ओके जी, उसके बाद हम बात करते हैं इन, वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं बट इनमें जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इस्तेमाल फेमस है, हम उन तीनों की बात करते हैं। उनमें एक हमारे पास है क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अब क्यूबिक यूनिट सेल आप इसमें के अंदर देख सकते हैं कि इसके चारों कोनों पर एटम्स मौजूद होते हैं और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो खाली होता है। उसके बाद हमारे पास बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर में आप देख सकते हैं कि चारों कोनों पर एटम्स मौजूद है और एक पूरा एटम जो है वो इस सेल के अंदर होता है। ये आप उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके हर फेस के ऊपर एक एक एटम मौजूद होता है, चारों कॉर्नर्स पे भी होता है और हर फेस के ऊपर भी एक एक जो एटम मौजूद होता है। इसका आप कट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये 3 फेमस जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं जो अमूमन पेपर्स में या एग्जाम्स में अक्सर डिस्कस होते रहते हैं। अब हम जरा इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो प्लेन्स हैं उनको कैसे इंडिकेट किया जाता है। तो एक स्ट्रक्चर के जो प्लेन्स होते हैं, जो उनके फेसेस होते हैं, उनकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए कुछ जो कोऑर्डिनेट्स यूज किए जाते हैं उनको मिलर इंडिसेस कहा जाता है और उनको HKL के साथ डिनोट किया जाता है। ये HKL एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह एक प्लेन की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो ये जो प्लेन है ये ए एक्सिस के एक्सिस के पैरेलल है, दैट वाई इसकी जो लोकेशन है वो 0 0 1 है, इसकी लोकेशन 1 0 0 है। तो ये हमें क्या बता रही कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका 0 1 0 ये पैरेलल टू जी एक्सिस है। तो असल में मिलर इंडिसेस हमें किसी भी प्लेन की जो पोजीशन है कि वो किस साइड को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है और किस लेवल पर मौजूद है, वो सारी जो उसकी पोजीशन है या लोकेशन है वो हम मिलर इंडिसेस से पता लगा सकते हैं। ये 3 होते हैं HKL। ओके जी, उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम डिस्कस करने वाली दैट इज अ पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है? पैकिंग फ्रैक्शन हमें यह बताती है कि किसी एटम के अंदर जो एटम्स हैं वो कितने मौजूद हैं। उसका फॉर्मूला कुछ यूं होता है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का, वॉल्यूम ऑफ एटम ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसके जरिए हम जो उसकी पैकिंग फ्रैक्शन है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में 4 बेस पर और 4 अपर फेस पर एटम्स होते हैं, बट 8 टोटल एटम होते हैं, बट हर एटम का 8वां हिस्सा इस स्ट्रक्चर के साथ होता है। बाकी एटम के हिस्से बाकी एटम्स के साथ शेयर हुए होते हैं। तो एक एटम के अंदर 8 एटम्स का 1/8 हिस्सा होता है, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8। तो ये टोटल एक एटम पूरा इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। अगर हम इसकी पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो चूंकि सिर्फ हम बात करें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होती है दैट इज 52%। 52% एरिया जो है इसका कवर्ड होता है और बाकी एम्प्टी होता है। ये बात की हमने सिंपल क्यूब की। आगे हम बात करें बॉडी सेंटर्ड की, तो बॉडी सेंटर्ड का जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो हमारे पास 68% होती है और इसी तरह फेस सेंटर्ड की बात करें तो वो हमारे पास 74% होती है। कैलकुलेशंस जो है वो यहाँ पर गिवन है, लेकिन चूंकि हम इसको हम इसलिए कैलकुलेट नहीं करें कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये पैकिंग फ्रैक्शन होती क्या है और कितनी होती है, ये 3 जो अहम स्ट्रक्चर्स हैं उनकी यहाँ पर आपको बता दी है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहा होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।